हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लर्नर्स स्क्वायर के इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे बच्चों की जो फिजिक्स से है आपका सब्जेक्ट क्लास 12th का, जो कि बोर्ड की एग्ज़ाम आने वाली है हमारी 2022 फरवरी में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने सभी जितने भी आपकी यूनिट थी, जितनी भी आपके चैप्टर्स वगैरह थे, रिड्यूस करने के बाद में, हटाने के बाद में जो भी आपका मटेरियल जो बचा हुआ था उससे रिलेटेड मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे निकाले हुए हैं। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, लास्ट तक भी इस वीडियो को देखना है। साथ ही साथ में यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो के क्वेश्चन यदि आपको बहुत अच्छे लगे, तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर करना है। और एक चीज़ ये मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो को मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिफ़ाइन करूँगा। तो ये जो वीडियो है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप यदि इस वीडियो के क्वेश्चंस को नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके या स्पीड को कम करके आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हैं बच्चों, तो ये चैनल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चों, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट हमको कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस बार के सिलेबस की यदि बात की जाती है तो 10 यूनिट से हमारी जो टोटल होती है, जिसमें एमपी बोर्ड के 20 चैप्टर्स कवर किए गए हैं और एनसीईआरटी के हमारे 15 चैप्टर कवर किए गए हैं। ठीक है, अब इन 15 चैप्टरों और 20 चैप्टरों से मिला के इन 10 यूनिट का निर्माण होता है, 10 इकाइयाँ यहाँ पे बनाई जाती है। और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो इकाइयों से ही रिलेटेड बनता है, इकाइयों के अंदर से ही बनाया जाता है। अब यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करेंगे हम। इसका नाम मैंने दिया गया, देखो 10 यूनिट टोटल होगी बच्चों हमारी। इन 10 यूनिट की यदि हम बात करते हैं तो 10 यूनिट में से मैंने 8 यूनिट के क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए हैं, क्योंकि जो हटाया गया सिलेबस था उनको मैंने 2 यूनिट अलग करके उन दोनों को बिल्कुल भी नोट डाउन यहाँ पे नहीं किया है। उनसे रिलेटेड कोई भी या किसी भी टाइप का क्वेश्चन मैंने इस क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा है। ठीक है, बाकी जो 8 यूनिट जो बची हुई है हमारी, उनको पूरी तरह से मैंने कवर किया गया है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप जो बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर देखोगे बच्चों, तो उसमें आपको और के भी दोनों क्वेश्चन इसी पेपर में से मिलेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आपको शेयर भी करना है। सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट की हम बात करेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट की सबसे पहले बात करते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ओके, गुड, ठीक है। सबसे पहले हम यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, जिसका नाम दिया गया विद्युत क्षेत्र, विभव तथा संधारित्र की बात करेंगे हम। अब यहाँ पे इमेजिन करते हैं बच्चों, यदि मैं एक एक क्वेश्चन को यदि एक्सप्लेन भी करूँगा साथ ही साथ, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं उनको हिंदी में और इंग्लिश में चेंज करके, कन्वर्ट करके मैं आपको बताऊँगा, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो जो पहली यूनिट है जिसका नाम दिया गया है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, विभव, पोटेंशियल और संधारित्र, कैपेसिटेंस, इसके बारे में इस पूरी यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कूलाम का नियम, एक्सप्लेन करना आपको सदिश रूप में। तो जो कूलाम्स लॉ होता है उसको आपको वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है विद्युत बल या कूलाम बल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर लिखना। इसकी जगह विद्युत चुंबकीय बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर भी एग्जाम में आ सकता है। तो जो विद्युत बल या कूलाम बल होता है इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। इसके बारे में भी पढ़ा है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, जो कि ऑब्जेक्ट या मासेस के बीच में लगता है, द्रव्यमानों के बीच में लगता है, उसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे। ये ऑलवेज एट्रैक्शन होता है, एक तरह से आकर्षण होता है, एट्रैक्शन होता है। और साथ ही साथ केंद्रीय बल है, मतलब सेंट्रिक फोर्स, एक तरह से कंजर्वेटिव है, संरक्षित बल है। साथ ही साथ में इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इस तरह से कुछ पॉइंट है इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल में। और इसी टाइप से विद्युत चुंबकीय बल या कूलाम बल जो होता है इसके अंदर भी पॉइंट है। अब जैसा कि गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, ऑलवेज एट्रैक्शन ही होगा, लेकिन जो विद्युत बल होता है इसमें एट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो सकते हैं। और ये ऑलवेज चार्जेस के बीच में लगता है, ये जबकि किसके बीच में लगता है, मासेस के बीच में यहाँ पे लगाया जाता है गुरुत्वाकर्षण बल।
तो इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ डिफरेंस वगैरह जो आपको याद करना है, पढ़ना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी हाफ ईयरली जो गवर्नमेंट एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है? इसके लिए मात्रक तथा विमीय सूत्र हमको लिखना है। तो जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके बारे में पूछा गया है कि व्हाट इज एन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा, इसकी यूनिट और इसका डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत रेखाएं किसे कहते हैं, इसके गुण आपको लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है इनको विद्युत क्षेत्र रेखाओं के नाम से भी जाना जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसके फीचर्स हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का है हमारे पास में, जिसमें दिया गया है यहाँ पे, एक सेकंड, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं को इसका प्रमेय लिखना है तथा सिद्ध करना है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसके बारे में पूछा गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती है उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं फ्लक्स को, और यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो इसको फाई ऑफ ई से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो उसको फाई ऑफ बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये चीज़ है थोड़ी सी, ई डॉट डी एस के इक्वल टू इसको हम मानते हैं, डी एस हमारा स्मॉल एलिमेंट एरिया होता है यहाँ पे, और ई जो होगा हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जाना जाएगा। इसके अंदर गॉस थ्योरम को प्रूफ करना है हमको, और साथ ही साथ उसको लिखना है और सिद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं। अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको याद करना है। तो बच्चों एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपके जो 12th क्लास का जो पूरा सिलेबस है इसमें 3 से 4 कम से कम अक्षीय स्थिति है और 3 से 4 आपकी निरक्षीय स्थिति है। लेकिन क्वेश्चन पेपर में आपको देखना है कि किसके लिए अक्षीय स्थिति निकालना है। चाहे तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पे एंड ऑन पोजिशन फाइंड आउट करना है, अक्षीय स्थिति। और इस एंड ऑन पोजीशन को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे एक्सियल पोजीशन है, गॉस ए थ्योरम है, इस तरह से भी हम अक्षीय स्थिति को जानते हैं। किसके लिए प्रूफ करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल हमको निकालना है, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड ऑन पोजीशन के लिए, अक्षीय स्थिति के लिए। इसी तरह से सेम क्वेश्चन आता है निरक्षीय स्थिति के लिए, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के लिए। और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन को एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है गॉस बी थ्योरम है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे डिफाइन करना है बच्चों, और ये भी वही चीज़ है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, साथ ही साथ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉस का प्रमेय जो होता है उसकी सहायता से, उसकी हेल्प से हमको क्या करना है, कूलाम नियम को प्रूफ करना है, कूलाम्स लॉ को प्रूफ करना है गॉस की थ्योरम से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसका मात्रक हमको बताना है। तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम के नाम से जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, P = Q × 2L, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम। तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और इसकी यूनिट वगैरह यहाँ पे लिखनी है। यूनिट तो आसान है, आप बता सकते हो कि इसकी चार्ज होगी, इसकी मीटर होगी, और क्या, ये चार्ज है तो चार्ज की कुलाम हो जाएगी, और ये क्या होता है, लेंथ को मीटर में मेजर करते तो ये मीटर हो जाएगा, तो कुलम इंटू मीटर हो जाएगा इसकी यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसके गुण लिखना है। समविभव पृष्ठ मीन्स क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके बारे में यहाँ पे बताना है। जो डायग्राम वगैरह होता है इस तरह से अलग अलग इस तरह से बनाया जाता है, मतलब कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ऐसा एरिया या ऐसा सरफेस जिसके अंदर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पूरे के अंदर एक जैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी, मतलब एक जैसी, एक सेम होगी बिल्कुल, तो उसको हम कहेंगे समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके कुछ गुण वगैरह होते हैं, एट्रीब्यूट या फीचर्स वगैरह, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि क्या क्या हो सकते हैं। और इसके अंदर जो वर्क जो किया जाता है वो 0 होता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 जो है, प्रश्न क्रमांक 11, फिर अक्षीय स्थिति पूछा गया है, एंड ऑन पोजीशन, लेकिन किसके कारण पूछा है, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पूछा है, लेकिन निकालना क्या है, पोटेंशियल निकालना है, विभव निकालना है, विभव की गणना करना है तो पोटेंशियल निकालना है, जबकि ऊपर जो आया था क्वेश्चन उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना थी। ठीक है, इसी तरह से निरक्षीय स्थिति भी यहाँ पे पूछा गया, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इसमें ये कि इसके लिए निकालना है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है, इसमें भी क्या निकालना है, विभव या पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो ये 2 क्वेश्चन
यहाँ पे फिर से रिपीट होंगे, लेकिन अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की यदि बात की जाती है तो हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे उसके अंदर। जब हम विद्युत क्षेत्र के लिए पढ़ते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना पड़ती है, पोटेंशियल के लिए पढ़ेंगे तो पोटेंशियल या विभव निकालना पड़ता है, और थर्ड नंबर पे हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको वहाँ पे निकालना पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, वैसे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक निकालना है। तो स्पेरिकल कंडक्टर या स्पेरिकल कैपेसिटर या कंडेंसर की जब हम बात करेंगे उसके अंदर हमको कैपेसिटी यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एक बात मैं आप लोगों को डिफाइन करके बता देता हूँ कि जो कैपेसिटर होता है, कंडेंसर होता है, उसी को संधारित्र कहा जाता है हिंदी में। एक तरह से एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस होता है, ऊर्जा को संग्रहित करता है, और बिना इसका शेप और साइज मतलब इसका आकार या प्रकार परिवर्तन किए बिना ही हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो कैपेसिटी, जो इसकी धारिता का मान है, वैल्यू ऑफ कैपेसिटी, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घट सब कुछ किया जा सकता है। डेट इज कॉल्ड कैपेसिटी, धारिता। इसके इक्वल टू फॉर्मूला भी होता है C=Q/V। अब यहाँ पे जो कैपेसिटर की यदि बात की जाती है तो कैपेसिटर के अंदर ही कैपेसिटेंस या कैपेसिटी निकाली जाती है, और जो कैपेसिटर होता है उसको कंडेंसर भी कहा जाता है, हिंदी में इसको संधारित्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, अब ये होता है 3 टाइप का। एक होता है समांतर प्लेट संधारित्र, यहाँ पे क्वेश्चन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके लिए कैपेसिटी निकालना है, धारिता या कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट एक होता है गोलीय चालक या गोलीय संधारित्र, स्पेरिकल कैपेसिटर, इसके लिए भी कैपेसिटी या धारिता फाइंड आउट करना है। और जो थर्ड नंबर पर होता है बेलनाकार संधारित्र, जिसको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंदर भी कैपेसिटी फाइंड आउट करना पड़ती है। लेकिन वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है और बहुत कम पूछा गया अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, देन मैंने उसको यहाँ पे नहीं रखा है। 15 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, संधारित्रों का संयोजन हमको निकालना है। संयोजन को समूहन के नाम से भी जाना जाता है, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों के संयोजन या समूहन। ये 3 टाइप्स होता है, श्रेणी क्रम में भी होगा, समांतर क्रम में भी होगा, मिश्रित क्रम में भी होता है। लेकिन जो मिश्रित क्रम है वो बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है, बिल्कुल भी चांसेस नहीं उसके पूछने के, इसलिए मैंने यहाँ पे ओनली श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए पूछा है, वो भी किसका, संधारित्र धारिता के लिए हमको निकालना है। किसका कॉम्बिनेशन निकालना है, कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशंस होता है वो निकालना है। जबकि हम इसके बाद वाली जब यूनिट की बात करेंगे तो उसमें हमको रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन भी निकालना पड़ेगा, सीरीज, श्रेणी में और समांतर में। और समांतर को पार्श्व नाम से भी जाना जाता है बच्चों, एग्जाम में पूछा गया था पार्श्व मीन्स होता है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, मतलब कि सीरीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। विभव तथा विभवांतर की परिभाषा लिखना है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखना है, इसकी यूनिट लिखना है और इसके डायमेंशन फॉर्मूले को यहाँ पे रिप्रेजेंट आपको करना है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका फॉर्मूला है बस, और कुछ नहीं है कि जब भी हम इनफाइनाइट से डेफिनेट पॉइंट तक क्या लेके आते हैं, चार्ज को लेके आते हो, जो वर्क डन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसको क्या कहा जाता है, पोटेंशियल विभव कहा जाता है। और यही चीज़ जब हम एक डेफिनेट पॉइंट से दूसरे डेफिनेट पॉइंट तक लेके आते हैं किसको, चार्ज को, और जो वर्क डन किया जाता है, डेट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, इस नाम से इन चीज़ों को जाना जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं लर्नर्स स्क्वायर पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल चैनल है ये आपके लिए। ओके, और आप को यदि ये वीडियो भी अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन यदि अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को शेयर कर सकते हो, अपने स्टेटस वगैरह पे लगा सकते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन क्वेश्चनों के बारे में पता चल जाए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कोई डाउट आ रहा हो मन में तो कमेंट भी करना है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। को यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं, जिसका नाम दिया गया है विद्युत धारा तथा विभव मापी, इलेक्ट्रिक करंट और यहाँ पे एंड पोटेंशियोमीटर। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे 2nd यूनिट में। सबसे पहले पूछा गया फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं। तो जो बच्चों विद्युत धारा होती है, इस इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, कि इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पे डिफाइन करना है और इसका मात्रक या यूनिट आपको लिखना है। 2nd क्वेश्चन है धारा घनत्व, जो करंट डेंसिटी होती है, इसकी डेफिनेशन आपको बताना है। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो होने वाला है मुझे पता है।
तो जो इलेक्ट्रिक करंट या करंट होता है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं विद्युत धारा को, और इसके बराबर में होता है क्यू अपॉन में टी, अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन में टाइम, आवेश की मात्रा बटे समय इक्वल टू क्या होता है बच्चों, यहाँ पे विद्युत धारा होती है। ठीक है, इनकी यूनिट भी हम निकाल सकते हैं, मात्रक भी यहाँ से, जो चार्ज होता है उसको कूलम में मेजर किया जाता है और टाइम को यहाँ पे सेकंड में मेजर किया जाता है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं मात्रक के फॉर्म में भी। धारा घनत्व क्या होता है, तो धारा घनत्व को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये रो का सिंबल है पी जैसा, इसके इक्वल टू में हम लिखेंगे आई अपॉन में ए। तो एक पार्टिकुलर पर सेक्शन या पर क्रॉस सेक्शन एरिया में जितना करंट हमारा फ्लो होता है, डेट इज कॉल्ड धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, इसका भी यूनिट आपको निकालना है, और इसी तरह से आपको इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अनुगमन वेग की बात करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है उसको यहाँ पे डिफाइन करना, जो कि एक तरह से एवरेज वेलोसिटी के नाम से भी जानी जाती है, और इसी के अंदर धारा घनत्व पूछा गया है, करंट डेंसिटी और अनुगमन वेग में रिलेशन संबंध यहाँ पे आपको बताना है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो करंट डेंसिटी होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे रिलेशन एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखना है और इसकी जो सीमाएं होती है, शर्तें होती है, उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन करना है। ओम का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, वी प्रोपोर्शनल होता है आई के, जिससे हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो आर आएगा, आर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं वी अपॉन में आई। यहाँ पे आर जो होता है रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, प्रतिरोध को, इसलिए जो प्रतिरोध या रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है बच्चों। और इसकी शर्तें क्या क्या होती है, सीमाएं, एक तो होती है कि विकृति नहीं होना चाहिए, और जो टेम्परेचर होता है इसका क्या होता है, तापमान कॉन्स्टेंट होता है, नियत होता है, विकृति मीन्स होता है स्ट्रेंथ, वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इसकी कुछ सीमाएं या शर्तें होती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन से अभी हमने ऊपर पढ़ा था, वहाँ पे क्या लिखा था, संधारित्रों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रतिरोधों की, रेजिस्टेंस की बात करेंगे बच्चों। तो प्रतिरोधों की या रेजिस्टेंस की जब बात की जाती है तो उसको सीरीज में, श्रेणी क्रम में, और साथ में समांतर क्रम या पार्श्व क्रम या पैरेलल, इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन यहाँ पे करना है और इसको डिफाइन करना है, इसके लिए जो डेरिवेशन है उसको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें आपको डिफरेंस यहाँ पे डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ के दोनों नियम, जो केसीएल होता है किरचॉफ से करंट लो, और एक केवीएल होता है किरचॉफ से वोल्टेज लो, इन दोनों को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखना है तथा इसके सूत्र की स्थापना करना है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसको एक्सप्लेन करना है, और जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था रेजिस्टेंस का, पी क्यू इक्वल टू आर अपॉन में एस, इसको भी यहाँ पे डिफाइन करना है इसी को। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मीटर सेतु से रिलेटेड है, जो मीटर ब्रिज के नाम से जाना जाता है, इसका प्रिंसिपल लिखना है और इसको आपको एक्सप्लेन करना है। और मीटर सेतु का जो क्वेश्चन है बच्चों, ये बेसिकली प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, थ्योरी में इसके बहुत कम चांसेस रहते हैं पूछने के, लेकिन हाफ ईयरली और त्रैमासिक जो एग्ज़ाम हुई थी अभी, और जो आपकी अर्धवार्षिक एग्जाम हुई थी गवर्नमेंट स्कूल की, उसमें यहाँ पे मीटर सेतु पूछा गया, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इसमें व्हीटस्टोन सेतु वाला ही कंसेप्ट यूज़ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभव मापी एवं वोल्ट मीटर में अंतर आपको डिफाइन करना है। विभव मापी मीन्स होता है पोटेंशियोमीटर, और वोल्ट मीटर मीन्स होता है वोल्ट मीटर, जिसको हम वोल्ट मीटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर में और साथ में पोटेंशियोमीटर में आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो विभव मापी होता है पोटेंशियोमीटर, वो वोल्ट मीटर के कंपेयर में अच्छा क्यों होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत सेल, जो इलेक्ट्रिक सेल होती है, उसके जो आंतरिक प्रतिरोध की बात करें, स्मॉल आर, हमने डेरिवेशंस वगैरह इसका डिफाइन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आंतरिक प्रतिरोध निकालना और इसके ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में। और जो लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, वो पूछा गया है विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इनमें सभी में संबंध स्थापित करना है, सभी की डेफिनेशन यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, यूनिट नंबर 3 पे, इसका नाम दिया गया गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व की बात करेंगे।
जो यूनिट नंबर 3 आप लोगों के सामने इसका नाम दिया गया गतिमान आवेश, मतलब मोशन में है यहाँ पे चार्ज, और साथ में चुंबकत्व की बात करेंगे, मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। जो इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो सेवर्ट का नियम लिखना है। बायो सेवर्ट का जो नियम दिया गया था, फ्रांस के साइंटिस्ट थे, 1820 1820 ऑस्टेड साइंटिस्ट के बाद में इन्होंने बताया था आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर के बारे में। पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ या एम्पियर का परिपथीय नियम किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लोरेंज बल क्या होता है, इसका सूत्र स्थापित करना है कि F इक्वल टू क्यू वी बी। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, वी क्या है, वेलोसिटी, क्यू क्या है यहाँ पे चार्ज, और एफ हमारा फोर्स है। और इस पे मैंने एरो इसलिए लगाया है बच्चों क्योंकि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है वेक्टर क्वांटिटी है, वी बी और एफ। एफ मीन्स फोर्स होता है, लोरेंज फोर्स, क्यू आपका चार्ज होगा, और जब भी चार्ज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में बी के अंदर वी आ जाता है, वी मतलब वेलोसिटी की बात हो रही है, तो जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन में रहता है डेट इज कॉल्ड लोरेंज फोर्स, लोरेंज बल के नाम से इसी को यहाँ पे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विद्युत बल तथा चुंबकीय बल में अंतर लिखना है। तो चुंबकीय बल की यदि मैं बात करूँ तो लोरेंज बल को ही चुंबकीय बल के नाम से जाना जाता है, और विद्युत बल जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट यूनिट में आप लोगों ने पढ़ा होगा F इक्वल टू क्यू नॉट ई, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल, और जो चुंबकीय बल होता है वो होता है F इक्वल टू क्यू वी बी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है बच्चों की, यहाँ पे जो चार्ज है हमारा, एक मिनट जस्ट, यहाँ पे बच्चों जो चार्ज है हमारा वो क्या है, रेस्ट में, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, विद्युत क्षेत्र में, डेट इज कॉल्ड विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको इलेक्ट्रिक बल कहा जाएगा। लेकिन यदि कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर वेलोसिटी मोशन में रहेगा तो इसको क्या कहा जाएगा, चुंबकीय बल के नाम से जाना जाएगा, और इसी को लोरेंज बल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पूछा है, उसके बाद में फ्लेमिंग्स रूल पूछे हैं, फ्लेमिंग के बाद में अमीटर तथा वोल्ट मीटर में डिफरेंस पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो जो धारामापी की सुग्राहिता होती है उससे आप क्या समझते हैं, इसको किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में पूछा है। धारामापी मीन्स होता है गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर के बारे में पूछ रहा है, और इसको किस प्रकार से इंक्रीज किया जाता है इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, शंट क्या है, इसके उपयोग और इसकी हानियाँ लिखनी है, डीमेरिट्स वगैरह, इसके क्या क्या एडवांटेज वगैरह होते हैं इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो एक वृत्ताकार कुंडली की बात कर रहे हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। वृत्ताकार कुंडली मतलब क्या होता है, और उसी के अंदर केंद्र पर निकालना क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो एक कोइल है हमारे पास में, एक वायर है, उस वायर को मोड़ करके इस तरह से कुंडली बना दी जाती है, और इसके अंदर आई जो है वो करंट फ्लो किया जाता है, और इसके एक सेंटर पॉइंट पे, यहाँ पे ओ पॉइंट पर जो कि एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये स्मॉल एलिमेंट लेंथ रहेगी क्योंकि बायो सेवर्ट लॉ से निकलता है, और उन्होंने यही बताया था, रूल दिया था कि स्मॉल एलिमेंट लेंथ के अंदर ही हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू हम निकाल सकते हैं, केंद्र पे पूछा गया मतलब सेंटर पे पूछा है, क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। एक सर्कुलर कोइल के अंदर, ही सर्कुलर कोइल है पूरी, इसके अंदर हमको क्या करना है, इसके सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। अब इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल कुंडली धारा मापी, दो चीज़ की धारा, गैल्वेनोमीटर दो टाइप का होता है, एक चल कुंडली होता है और एक चल चुंबक होता है, और दोनों की दोनों ईजी है। यहाँ पे इसके दो फीचर्स वगैरह बताना है, विशेषताएं बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब यहाँ पे अक्ष पूछा है, किसके अंदर, धारावाही वृत्तीय कुंडली की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि एक सर्कुलर कोइल की बात कर रहा है, किसी भी एक सर्कुलर कोइल जिसके अंदर करंट क्या हो रहा है, कैरिंग हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उसके एक एक्सिस के ऊपर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच वी आई और थीटा में आपको रिलेशन एक्सप्लेन करना है, जहाँ पे एच क्या है, यहाँ पे एच मीन्स होता है हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी, जिसको क्षैतिज तीव्रता के नाम से जानते हैं। वी वर्टिकल इंटेंसिटी है, ऊर्ध्वाधर तीव्रता के नाम से जाना जाता है। आई हमारा टोटल इंटेंसिटी है, कुल क्षेत्र की
तीव्रता इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और थीटा जो होगा हमारा नति कोण या नमन कोण के नाम से जाना जाता है, इसको इंक्लाइन एंगल के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। तो इनके सभी के बीच में यहाँ पे रिलेशन स्थापित करना है। काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा अमीटर को श्रेणी क्रम में, ध्यान से देखना, अमीटर जो होता है उसको सीरीज में क्यों लगाते हैं श्रेणी क्रम में, तथा वोल्ट मीटर को समांतर या पैरेलल सीक्वेंस में क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। जैसे ये क्या होता है, एक अमीटर होता है, तो अमीटर को इस तरह से ही क्यों लगाया जाता है सीरीज में, जबकि जो वोल्ट मीटर होता है उसको इस तरह से लगाया जाता है, वोल्ट मीटर को किसी भी सर्किट के अंदर पैरेलल लगाया जाता है, ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में डिफाइन करना है। और लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, एक धारामापी को अमीटर में, एक गैल्वेनोमीटर होता है धारामापी, उसको अमीटर में चेंज करना है और वोल्ट मीटर में चेंज करना है, तो कैसे किया जा सकता है इसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट यूनिट आ गई हमारी यूनिट नंबर 4, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। करंट दो टाइप का होता है, एक एसी होता है और एक डीसी होता है। एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको प्रत्यावर्ती धारा के नाम से जानते हैं। एक होता है डीसी मीन्स होता है डायरेक्ट करंट, जिसको डिस्ट धारा के नाम से जाना जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो फेराडे के द्वारा दिया गया था। सबसे पहला क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पूछ रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जो जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स था हमारा, सेम मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। वहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस किसकी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की थी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसकी यूनिट यहाँ पे आपको निकालनी है, वेबर अपॉन में मीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स की तो ओनली वेबर ही होती है, तो डायरेक्ट वेबर जो होती है इसकी यूनिट होगी मैग्नेटिक फ्लक्स की, मात्रक। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ फेराडे ने जो 2 नियम दिए हैं उसके बारे में पूछा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंज के नियम, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन है भंवर धाराएं, जिसको एडी करंट के नाम से भी जाना जाता है। एडी करंट मीन्स होता है भंवर धाराएं, और इसी को फोको धाराओं के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि फोकोल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1895 में बताया था कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि किसी भी कंडक्टर को या किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी भी चालक को जब घुमाया जाता है, तो इस चालक के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इस तरह से वेव वगैरह बनने लग जाती है, इस तरह से वेव जनरेट होने लग जाती है, और उन्हीं वेव को, उन्हीं धाराओं को, उसी करंट को एक तरह से भंवर धाराएं कहा जाता है। और साथ ही साथ ये किस टाइप से होती है, तो जो समुद्र में उठने वाली जो लहरें होती है, चमकदार या लहरें टाइप ऊपर उठने वाली जो लहरें होती है, उसी के समान ये दिखाई देती है। इसके उपयोग लिखना है, इसकी हानियों के बारे में लिखना है, और साथ ही साथ इस प्रभाव को कम करने के उपाय भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वप्रेरण क्या होता है। स्वप्रेरण मीन्स होता है सेल्फ इंडक्शन, इंडक्टेंस भी बोलते हैं इसको, इंडक्शन भी बोल सकते हैं, इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस मीन्स होता है स्वप्रेरण। इसका गुणांक निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है। इसका मात्रक जो होता है हेनरी होता है, हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। इस तरह से सिंबल वगैरह हम बनाते हैं कोइल का, एल से रिप्रेजेंट करेंगे इंडक्टेंस को, यूनिट हेनरी होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन, इसका कोफिशिएंट और इसकी यूनिट निकालना है, और इन दोनों में डिफरेंस निकालना है। सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा में डिफरेंस निकालना है। प्रत्यावर्ती धारा मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट एसी, और डिस्ट धारा मतलब होता है डायरेक्ट करंट डीसी, इन दोनों में भी डिफरेंस निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिघात और प्रतिबाधा की परिभाषा लिखना है। प्रतिघात को इंग्लिश में कहा जाता है रिएक्टेंस, प्रतिघात को इंग्लिश में कहा जाता है रिएक्टेंस, इसको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रतिबाधा को इंग्लिश में कहा जाता है इम्पीडेंस, इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे अच्छा कौन सा होता है, तो सबसे अच्छा यहाँ पे जेड होगा, प्रतिबाधा होगी, इम्पीडेंस होगा, क्योंकि इसका यूज़ हम हर जगह कर सकते हैं, जबकि रेजिस्टेंस का और जो रिएक्टेंस का यूज़ है वो कहीं एक सीमित जगह ही हमको करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिघात को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस से बोलते हैं, और प्रतिबाधा को इम्पीडेंस से बोलते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली की बात करें, इसके अंदर हमको 100 प्रेरकत्व के लिए व्यंजक याद करना है, साथ ही साथ ये कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है इसके बारे में हमको बताना है। तो एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली की बात करें, मतलब कि एक सर्कुलर कोइल है हमारे पास में, जिसके अंदर करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उसके अंदर हमको इंडक्टेंस यहाँ पे निकालना है, फाइंड आउट करना है, और कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धारावाही लंबी परिनलिका के अंदर हमको 100 प्रेरकत्व निकालना है। लंबी परिनलिका मतलब होता है कि एक लॉन्ग सोलेनोइड की बात कर रहे हैं, लॉन्ग सोलेनोइड की बात करें जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, उसके अंदर इंडक्टेंस निकालना है हमको, और ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है इसके बारे में इसमें पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो परिनलिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक आपको याद करना है। मतलब कि दो सोलेनोइड है हमारे पास में, दो परिनलिकाएं, इनके बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे होगा, कितना होगा, उसके बारे में यहाँ पे डेरिवेशन हमको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, इसके प्रकार बताना है। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, व्हाट इज ए ट्रांसफॉर्मर, इसका टाइप बताना है, कौन कौन से होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, अपचाई और उच्चचाई जो होता है, दो टाइप होते हैं इसके। इसके सिद्धांत बताना है, इसमें होने वाली जो ऊर्जा हानि है, एनर्जी लॉसेस, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। और ये जो दो टाइप होते हैं वो यही होते हैं, एक तो अपचाई ट्रांसफॉर्मर होता है, इंग्लिश में इसको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के नाम से जानते हैं। एक उच्चचाई ट्रांसफॉर्मर होता है जिसको स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के नाम से जानते हैं। इनके दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी जनित अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की बात करें, मतलब इसके अंदर डायनेमो पूछा गया है कि जो डायनेमो होता है उसकी डेफिनेशन लिखना है, परिभाषा, सिद्धांत लिखना है, थ्योरी, मुख्य भाग लिखना है, उसके कौन कौन से पार्ट उसके अंदर होते हैं, इसकी कार्यविधि यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, वर्किंग मेथड क्या क्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीआर परिपथ की बात करें, एल मतलब इंडक्टेंस, सी मीन्स कैपेसिटर कंडेंसर, और आर मीन्स होता है रेजिस्टेंस प्रतिरोध। तो एक ऐसा सर्किट है जिसमें तीनों ही चीज़ यहाँ पे लगाई गई है। तो इसके अंदर क्या डिफाइन करना है, एक तो परिणामी वोल्टता, रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है, परिणामी धारा, रिजल्टेंट करंट निकालना है, प्रतिबाधा इम्पीडेंस निकालना है, कालांतर निकालना है, फेज डिफरेंस, अनुनादी आवृत्ति जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है 1 में एफ इक्वल टू 1 में 2π√LC, वो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो डिस्ट धारा मोटर में अंतर निकालना। जो डीसी मोटर होती है, डिस्ट धारा मोटर, डायरेक्ट करंट मोटर, डिस्ट धारा मोटर, इसमें और डायनेमो में डिफरेंस निकालना है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट की बात करेंगे हम सर्किट के अंदर, और ऐसा सर्किट जिसके अंदर क्या लगाओ, आर रेजिस्टेंस प्रतिरोध लगाओ, साथ ही साथ संधारित्र सी लगाओ, इसके लिए धारिता निकालना है। और साथ ही साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, 19 नंबर का, प्रत्यावर्ती धारा में आर और एल लगाए, प्रतिरोध लगाए और प्रेरक तो लगाए, तो इन दोनों को लगाना एसी परिपथ में, अल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर, प्रत्यावर्ती धारा के अंदर। तो इसके लिए व्यंजक क्या बनेगा वो चीज़ फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा में एल सी प्रेरकत्व तथा धारिता को समझाना है। प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट के अंदर हमको एल इंडक्टेंस लगा, प्रेरकत्व तथा धारिता लगी, कैपेसिटेंस सी लगा, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा होना चाहिए, मतलब कि एक ऐसा परिपथ या ऐसी सर्किट जिसके अंदर केवल या तो रेजिस्टेंस लगाओ, जिसको ओमीय प्रतिरोध या ओमीय रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है, कैपेसिटर लगाओ, धारिता संधारित्र लगाओ, या फिर प्रेरक तो इंडक्टेंस में से कोई भी एक चीज़ लगी हो, तो इसको डिफाइन करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो रहेगा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामर्थ्य जो शक्ति होती है वो चीज़ फाइंड आउट करना है, पावर शक्ति निकालना है। VRMS से इसको डिफाइन करेंगे, VRMS इंटू I/RMS कोस फाई, और RMS का मतलब होता है रूट मीन्स स्क्वायर, और I और V मतलब होता है करंट और वोल्टेज, और P मीन्स होता है पावर। तो पावर या शक्ति या सामर्थ्य निकालना किसका, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 5 पे हम लोग आ गए हैं बच्चों, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगें और तरंग प्रकाशिकी। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और जो वेव ऑप्टिक्स होता है, इसमें से भी बहुत ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आए हैं। वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको पढ़ना ही पढ़ना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न क्रमांक फर्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो किसे कहा जाता है, इसके फीचर्स वगैरह लिखनी, इसकी विशेषताएं बताना है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम को समझाना है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
स्पेक्ट्रम्स होता है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा बच्चों वो है हमारा विद्युत चुंबकीय विकिरण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, और साथ में पृथ्वी के वायुमंडल को समझाना है कि जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन करना है। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव, पौधा घर प्रभाव भी कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, किसे कहते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत किसे कहते हैं, ओजोन लेयर जो कि स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में पाई जाती है, इसको चित्र सहित इसकी व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है सुदूर संवेदन जो रिमोट सेंसिंग होती है उसके लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रयोग में क्यों लाया जाता है, मतलब जो पोलर सैटेलाइट्स जो होते हैं उन्हीं का यूज़ क्यों किया जाता है सुदूर संवेदन में, रिमोट सेंसिंग में, इसके बारे में यहाँ पे रीजन देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है टीवी टावर की ऊंचाई तथा प्रसारण दूरी में संबंध निकालना है कि जो टीवी टावर वगैरह जो होते हैं टेलीविजन टावर उनकी हाइट और जो प्रसारण की जो दूरी होती है डिस्टेंस जो होती है उसके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, जैसे डी प्रपोजनल होता है रूट में एच के, ये आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 प्रकाश के कला संबंधित स्रोत से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या क्या शर्तें हो सकती है इसके बारे में यहाँ पे डिफाइन करना है। जो कोहिरेंट सोर्सेस होते हैं, जो फेस कोहिरेंट सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, फेस कोहिरेंट सोर्स ऑफ जो लाइट होंगे प्रकाश के कला संबंधित स्रोत होंगे उसके बारे में बताना, और इसकी जो शर्त लिमिट्स और सीमाएं होती है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है न्यूटन का कणिका का सिद्धांत समझाना है, जो न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर जो थ्योरी दी गई है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है हाइगन का तरंग सिद्धांत आपको एक्सप्लेन करना है, जो हाइजन ने एक वेव थ्योरी के बारे में एक बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है उसके बारे में यहाँ पे आपको समझाना है, हाइजन्स वेव थ्योरी, हाइगन का तरंग सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, इसके लिए आवश्यक क्या क्या शर्तें होना चाहिए। जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो होती है, प्रकाश का व्यतिकरण इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती है उसके बारे में यहाँ पे बताना है, और इसकी क्या क्या शर्तें होती है इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण में अंतर लिखना है। संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच में डिफरेंस हमको यहाँ पे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं, जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट होती है उस वो किसे कहा जाता है, और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं प्रकार होते हैं उनके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है ब्रुस्टल का नियम लिखना है तथा सिद्ध करना है, ब्रुस्टल लॉ को इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, पढ़ना है इसको बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 है यंग के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई जो फ्रिंज विड्थ होती है, यंग डबल जो स्लिट एक्सपेरिमेंट जो यंग के द्वारा दिया गया था उसमें उन्होंने बताया था, और एक सूत्र भी स्थापित किया, फॉर्मूला उन्होंने बताया, और इसको जो इफेक्टिव जो फैक्टर्स वगैरह प्रभावित करने वाले कारक इसके बारे में भी आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है कि डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट क्या होती है, और प्रकाश के व्यतिकरण इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन पूछा गया 16 नंबर पे। 17 नंबर पे पूछा गया तरंगाग्र क्या है, वेव फ्रंट किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है क्या दो अलग अलग प्रकाश के स्रोत डिफरेंट टाइप के जो लाइट ऑफ सोर्सेस होते हैं क्या कला संबंधित स्रोत जो कोहिरेंट सोर्सेस होते हैं वो हो सकते हैं क्या, इस बारे में यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 18 में। इस तरह से क्वेश्चन जो हमारी यूनिट नंबर 5 थी उसमें इतने ही क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट थे। अब आते हैं यूनिट नंबर 6 पे, किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशी यंत्र। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर पूछा गया प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। देखिए जो हमारा किरण प्रकाशिकी जो पहले का जो चैप्टर था जो टॉपिक था उसको हटा दिया गया, जो अपवर्तन वाला जो परावर्तन वाला जो पार्ट था उसका जो इंट्रोडक्शन था वो सिलेबस से रिमूव किया गया, इसलिए उससे रिलेटेड मैंने कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, तो जो किरण प्रकाशिकी जो होता है हमारा रे ऑप्टिक्स और साथ ही साथ में हमारा प्रकाशी यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो जो अपवर्तन जो होता है रिफ्रैक्शन इंग्लिश में कहा जाता है, परावर्तन मतलब होता है रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन का कोई काम नहीं, इस बार सिलेबस से हटा दिया गया परावर्तन को, बचा अपवर्तन रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के बारे में ही हमको यहाँ पे पढ़ना है, इसके क्या क्या नियम होते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा गया कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखना है। तो जो आपका
रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट होती है इसके बारे में एक्सप्लेन करना और इसके लॉ वगैरह जो नियम होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन सेकंड है माध्यम के अपवर्तनांक को परिभाषित करना है। ठीक है, जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है किसी मीडियम का उसको यहाँ पे डिफाइन करना है बच्चों। और साथ ही साथ में पूछा है उसने इसके प्रकारों को एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन से इसके कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें आपको लिखना है। जो टोटल इटर्नल जो रिफ्लेक्शन होता है बच्चों उसी को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। टोटल इटर्नल रिफ्लेक्शन को टोटल इटर्नल रिफ्लेक्शन जो होता है प्रकाश का परावर्तन लाइट के लिए, उसके लिए क्या क्या शर्तें होना चाहिए ये भी पूछा गया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, इसकी निर्भरता याद करना है। जो क्रिटिकल एंगल होता है उसके बारे में पूछा गया है यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का किसी गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए सिद्ध करना है u-1/r = u/v-1/v। ये किसी गोलीय एक स्पेरिकल अपवर्तक एक रिफ्लेक्टर एक पृष्ठ है हमारा सरफेस है, उसके लिए ये चीज़ आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का लेंस किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को आपको समझाना है। उत्तल लेंस अवतल लेंस होता है, कन्वेक्स ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी, कनकेव। ठीक है, अब इसी के लिए लेंस सूत्र की स्थापना भी करना है, लेंस का जो फॉर्मूला होता है उसको बताना है और जो लेंस की क्षमता होती है उसको डायोप्टर में मापा जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस का आवर्धन तथा क्षमता को परिभाषित करना है। अब लेंस का आवर्धन या जो क्षमता होती है मतलब जो लेंस होता है उसका मैग्नीफाइंग और जो पावर होती है उसकी मैग्नीफाइंग और उसकी जो पावर जो होती है उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है क्या होती है। फिर आता है संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, जो कंजुगेट फोकस होता है संयुग्मी फोकस उसके बारे में पूछा गया है। इसके लिए भी सूत्र निकालना है, फॉर्मूला यहाँ पे डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र लिखना है यहाँ पे। ठीक है, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो निकालना है प्रिज्म के लिए, उसका फॉर्मूला यहाँ पे डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो जो वर्ण विक्षेपण होता है इसको डिस्पर्जन कहा जाता है, लाइट के लिए निकालना है। और इसका विचलन जो होता है डिस्पर्सिव जो एंगल बनता है इसका विचलन का, उसका जो वैल्यू वगैरह जो निकलती है मान निकालना है आपको वर्ण विक्षेपण से, जो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है इसी घटना से विचलन कोण का मान निकालना है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो होती है इसी के अंदर फॉर्मूला डिफाइन करना है, विचलन कोण निकालना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विचलन कोण और एक और चीज़ इसके अंदर पूछी गई है प्रिज्म कोण। तो जो डिस्पर्सिव जो एंगल होता है साथ में प्रिज्म एंगल होता है, इनके बीच में भी रिलेशन स्थापित करना है, बताना अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है तो बच्चों प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में पूछा गया, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पूछा गया। और रेले ने एक लॉ दिया था स्कैटरिंग से रिलेटेड, उसके बारे में भी इस क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, ये निम्न घटनाएं होती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, जो आकाश होता है स्काई में जो स्टार्स वगैरह होते हैं शाइनिंग क्यों करते रहते हैं। रेगिस्तान की मरीचिका को समझाना है आपको जो टोटल इटर्नल रिफ्लेक्शन के कारण जो घटना होती है एक ऑप्टिकल फाइबर की भी होती है, तो इन चीज़ों को बताना है। रेगिस्तान की मरीचिका को समझाना है। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, आकाश नीले रंग का क्यों दिखाई देता है, साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई देता है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का ही क्यों बनाया जाता है, बादलों का रंग सफ़ेद क्यों होता है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग काला होना चाहिए या होता है वो क्यों होता है। इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो ये सारी घटना इंसिडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, सरल सूक्ष्मदर्शी को परिभाषित करना है, जो कि सरल मीन्स होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, उसको यहाँ पे डिफाइन करना है, उसका प्रिंसिपल और जो उसका आवर्धन का सूत्र है, जो उसका मैग्नीफाइंग जो फॉर्मूला उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन करना है। इसी तरह से खगोलीय दूरदर्शी को यहाँ पे परिभाषित करना है, जो एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप होता है दूरदर्शी जो होता है उसको यहाँ पे डिफाइन करना है, साथ में उसका प्रिंसिपल और उसका जो मैग्नीफाइंग जो फॉर्मूला होता है उसको भी यहाँ पे डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर यहाँ पे आपको निकालना है।
जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इन दोनों में डिफरेंस आपको निकालना है। और लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा इस यूनिट का वो रहेगा 18 नंबर का, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को परिभाषित करना है। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, साथ ही साथ उसका सिद्धांत जो थ्योरी प्रिंसिपल है वो भी बताना है, साथ में आवर्धन का सूत्र लिखना है, मीन्स मैग्नीफाइंग इसकी पावर को भी यहाँ पे डिफाइन करना है। तो इस तरह से यूनिट यहाँ पे समाप्त होती है। 7 यूनिट की बात करते हैं, द्रव्य एवं विकिरण की द्वैत प्रकृति की जब हम बात करेंगे तो इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। द्वैत प्रकृति मीन्स होता है ड्यूअल वेव नेचर के बारे में जब हम पढ़ेंगे, पार्टिकल नेचर की बात की जाती है, ड्यूअल नेचर की किसी द्रव्य मैटर की बात करें यहाँ पे, तो उससे रिलेटेड इस यूनिट में हमको पढ़ने को मिलेगा। पहला जो क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, इसके नियम हमको लिखना है। तो सबसे पहले जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है इसके बारे में बताना है, किसने दिया था, क्या क्या इसको अंदर डिफाइन करना, आइंस्टीन के द्वारा कैसे इसको डिफाइन किया गया था। और फोटो जो हमारी एनर्जी होती है E=H/μ जो फोटोन के फॉर्म में होती है, उसी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है पूरा। इजी लो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव था इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है इंग्लिश में, इसके लॉ वगैरह भी लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण लिखना है, इक्वेशन लिखना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन का। थर्ड क्वेश्चन है, डी ब्रोगली तरंग क्या होता है, डी ब्रोगली जो वेव्स होती है उसके लिए यहाँ पे इक्वेशन लिखना है। निम्न को परिभाषित करना है, एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले कार्यफलन है, कार्यफलन को वर्क फंक्शन के नाम से जाना जाता है। देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से इसको जाना जाता है। और तापीय उत्सर्जन जो एक टेम्परेचर एमिशन जो होता है, इसके बारे में, तीनों के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन डिफाइन करना यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे डेविसन गर्मर प्रयोग का, जो डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंट होता है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होता है उसके बारे में पूछा गया है और इसके टाइप वगैरह बताना है आपको। 7 नंबर का क्वेश्चन है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत जो होता है, क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लांक, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। द्रव्य तरंगे क्या होती है, मैटर वेव, इसके बारे में बताना है और इसके फीचर बताना है। तो इस तरह से क्वेश्चन 8 ही क्वेश्चन यहाँ पे निकले हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 जो यूनिट नंबर 7 है हमारी, इसमें हमारे 8 ही क्वेश्चन निकले। और इसी तरह से क्वेश्चन जो हमारी यूनिट नंबर 8 जो रहेगी इसमें भी हमारे 8 ही क्वेश्चन, 8-9 ही क्वेश्चन रहेंगे हमारे। ये दोनों यूनिट हमारी काफ़ी छोटी छोटी है और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन 8 ही क्वेश्चन को आपको याद करके जाना है। मुझे जहाँ तक लगता है कि 4 क्वेश्चन इन 8 क्वेश्चन के अंदर से बैठ ही जाएंगे आराम से। यूनिट नंबर 8 की बात करते हैं, विद्युत युक्तियाँ, जो इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं या सेमीकंडक्टर जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं उनके बारे में इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, अर्धचालक किसे कहते हैं, जो सेमीकंडक्टर होता है। तीन तरह की चीज़ें होती है, कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर होता है और एक हमारा इंसुलेटर जिसको हम बेड कंडक्टर के नाम से जानते हैं। तो अर्धचालक जो होता है सेमीकंडक्टर, उसके बारे में डिफाइन करना है। निज अर्धचालक, इसको आंतरिक अर्धचालक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें और बाह्य अर्धचालक को, इन दोनों को समझाना है। पहला क्वेश्चन है, मतलब इंटरनल सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में यहाँ पे पूछा है बच्चों। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया, मुझे थोड़ा सा मतलब रिमेंबर करना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो अर्धचालक की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में। साथ ही साथ पूछा है निज अर्धचालक, इसको हिंदी में आंतरिक अर्धचालक कहा जाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो बाह्य अर्धचालक होता है इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है। और जो बाह्य अर्धचालक होता है यही N और P 2 टाइप का होता है। ठीक है बच्चों, और इम्प्योरिटी जब मिला दी जाती किसी प्योर सेमीकंडक्टर में तब जाके वो क्या बन जाता है, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यहाँ पे बन जाता है। वो जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसको आंतरिक अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है। इसके बीच में यहाँ पे डिफरेंस भी दिए हुए हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिफरेंस लिखना है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, N तथा P टाइप का जो अर्धचालक होता है इसमें अंतर निकालना, जो कि एक बाह्य अर्धचालक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये 2 टाइप का होता है, N टाइप और P टाइप का। इसी के बारे में यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PN संधि डायोड को अग्र अभिनति तथा पश्च अभिनति में सचित्र एवं कार्यविधि सहित समझाना है। तो जो PN संधि डायोड होता है, डायोड किससे मिलकर बनता है, इसी इम्प्योरिटी को मिलाने के बाद में जो P और N टाइप की जो इम्प्योरिटी मिलाई हमने सेमीकंडक्टर की, इसी से मिलकर डायोड बनता है। इसको हमको फॉरवर्ड में
और रिवर्स में, अग्र अभिनीति में फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस पश्च अभिनीति दोनों में निकालना है डायग्राम सहित। इसको वर्किंग मेथड जो होती है इसको एक्सप्लेन करना है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का, डिस्ट करंट क्या होता है, जिसको रेक्टिफायर कहा जाता है इंग्लिश में। तो रेक्टिफायर क्या होता है, इसके बारे में हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग मेथड पूछी है, अर्ध तरंग डिस्टकारी की। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में भी फिर मैंने वही लिखा है, डिस्ट करंट क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, पूर्ण तरंग डिस्टकारी की कार्यविधि पूछा है। मतलब ऊपर वाले में अर्ध तरंग डिस्टकारी पूछा है, हाफ वेव रेक्टिफायर, और नीचे वाले में फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में यहाँ पे वर्किंग मेथड पूछी गई है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है आपको लॉजिक गेट को। और इनके जो सिंबल्स होते हैं, चिन्ह क्या होते हैं, बुलियन पद वगैरह, इसका जो आउटपुट वगैरह भी निकालते हैं हम, किस तरह से निकालते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। और इसकी जो सत्यता की जो सारणी है उसको भी यहाँ पे, जो ट्रुथ टेबल जो हम निकालते हैं बच्चों, उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। बेसिकली जो लॉजिक गेट होते हैं वो हमारे 3 तरह के गेट होते हैं, जो कि एक बेसिक गेट होता है, और एक हमारा यूनिवर्सल गेट होता है, और एक हमारा एक्सक्लूसिव गेट होता है। ये 3 टाइप के गेट यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और उसी के अंदर जो बेसिक गेट होते हैं वो हमारे एंड गेट, और गेट और नॉट गेट टाइप होते हैं 3। मतलब कि जो हमारा बेसिक गेट होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल गेट या बेसिक गेट से मूलभूत गेट। अब यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं, एंड गेट हो सकता है, और गेट हो सकता है, और नॉट गेट हो सकता है, ये 3 होते हैं। और यूनिवर्सल गेट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नेंड जो कि नॉट और एंड गेट से मिलके बनता है, और एक होता है हमारा नॉर जो कि नॉट गेट और गेट से मिलके बनता है। तो इस तरह से 5 तो ये हो गए गेट। उसके बाद में एक्सक्लूसिव गेट आता है जो कि 3rd टाइप होता है गेट का। उसमें भी एक्सक्लूसिव में एक तो एक से एक्सक्लूसिव गेट होता है और एक नॉन एक्सक्लूसिव गेट होता है। तो उनको भी यहाँ पे एक्सप्लेन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लॉजिक गेट की बात करेंगे तो एंड, और नॉट, नेंड और नॉर, इन 5 गेटों के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, जो कि फंडामेंटल गेट और यूनिवर्सल गेट होते हैं। उन्हीं की जो ट्रुथ टेबल होती है, सत्यता सारणी, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, सिंबल बताना है, उनके आउटपुट वगैरह कैसे निकालते हैं, डायग्राम में इनपुट कैसे दिया जाता है, उसके बारे में पूरा बताना लॉजिक गेट के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, निम्न को समझाना है। कौन कौन सी चीज़ें समझाना है, जैसे डायोड बन गया था सेमीकंडक्टर से पी और एन टाइप से, उस डायोड को जेनर डायोड अलग होता है, एक फोटो डायोड होता है, एक एलईडी होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, एक सोलर सेल होता है। तो इन सभी को डिफाइन करना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट और ईजी क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बचा मॉड्यूलेशन के बारे में बताना है कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसके टाइप वगैरह क्या क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन वगैरह। तो थोड़ा सा मॉड्यूलेशन के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारे टोटल ओवरऑल जो फिजिक्स का जो इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आएगा, आई होप इसमें से लगभग 95% जो क्वेश्चन है वो आपके इसी पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर से पूछे जाएंगे। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपने पूरा अंतिम लास्ट तक देखा होगा। साथ ही साथ में एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हम लोगों का टेलीग्राम चैनल भी है लर्नर्स स्क्वायर नाम से। आप वहाँ पे जाके इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी अपलोड नहीं करूँगा, समथिंग 15 से 20 दिन के बाद में अपलोड कर पाऊँगा इसको। तो इससे अच्छा है कि आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को देख के नोट डाउन कर ले सारे क्वेश्चन को, वो सभी इम्पोर्टेंट है। और यदि वीडियो अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना है, स्टेटस पे वगैरह पे लगा लेना, ताकि ज़्यादातर बच्चों का बेनिफिट हो जाए। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ में साइड में एक आइकॉन है, बेल आइकॉन घंटी जैसा, उसको यहाँ पे ऑन कर लेना नोटिफिकेशन को, ताकि हम इसके बाद जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो है, इसके बाद में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव की वीडियो बनाने वाला हूँ सोल्व करके, तो आप लोगों को देखना है वो भी। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, सभी के क्वेश्चन के आंसर आपको पढ़ना है और याद करना है, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदारी है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चंस वगैरह पसंद आए होंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए बच्चों आप सभी का थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।